हेलो जी, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक। दिस इज योर अथर भैया। आज हमारा लेक्चर लाइव नहीं हो रहा है बिकॉज यार मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर जो है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, पर लाइव के चक्कर में क्या होता है, मैसेज पढ़ना, चैट पढ़ना, फिर चैट में तुम लोग और टाइम पास करते हो, इसलिए मैंने आज स्पेशली इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग अपलोड करवाई है। ठीक है, डे अपना कोई मिस नहीं हो रहा है, कुछ मिस नहीं हो रहा है, लाइव फर्स्ट भी मैं डलवा दूंगा, लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार रिकॉर्डेड डाल देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अब देखो ये चैप्टर में हम लोग जो जो चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम थ्योरी सारी क्विकली फिनिश करेंगे बिकॉज ज़्यादा इसमें है नहीं, हम मेन सीधा बढ़ेंगे क्वेश्चंस पर, जिन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मैं आपको पूरी थ्योरी क्लियर करवा देता हूँ। देखो भैया, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले चार्ज की। ठीक है, किसकी बात करने वाले, चार्ज की। आप सबको पता है चार्ज ना दो टाइप के होते हैं, हम सबने पढ़ रखा है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आप किसी भी बॉडी को उठा लो, हर बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबको ये बात भी पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये बेसिक बात है। ठीक है, मैं बढ़ता हूं सीधा चार्ज के एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के ऊपर, विच इज क्यू इक्वल्स टू एनी। ठीक है, अच्छा, चार्ज को हम डिनोट कैसे करते हैं, क्यू से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, क्यू से करते हैं, है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। क्या होती है, कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अब क्यू इक्वल्स टू एनी, ये फॉर्मूला है क्या, व्हाट डज दिस मीन, है ना, ये फॉर्मूला है क्या एंड व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, ध्यान से समझना, Q इक्वल्स टू एनी में N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला का कहने का मतलब ये है, बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज और बेसिक भाषा में, कि मान लो मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे बोला गया कि बताओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर का चार्ज कितना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, यार मुझे बस इतना बता दो कि इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैंने बोला कि इस ऑब्जेक्ट में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा Q इक्वल्स टू एन ई। एन की जगह में पुट कर दूंगा 1,00,000, ई की जगह में पुट कर दूंगा क्या, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब ये जो मेरे पास में आएगा, इससे मैं अपने किसी भी बॉडी के ऊपर का चार्ज निकाल सकता हूं। यही अपने को 10th में सिखाया जाता है, हालांकि इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, पर अपने 10th के हिसाब से यही है। Q इक्वल्स टू एनी, किसी भी बॉडी का चार्ज निकालना है, इस पर सवाल आता नहीं, बट फिर भी ध्यान रख लो। ठीक है, Q इक्वल्स टू एनी वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक सवाल जो बहुत फेमस है, जो आ सकता है, वो ये है कि फाइंड फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज, इन वन कूलम चार्ज। तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, उसने आपको चार्ज दे दिया, आपको E पता है, आपको N निकालना है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू एनी में आप Q की जगह 1 डाल देना, N की जगह N आपको निकालना है, और E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डाल देना। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो जनरली लोग स्किप कर देते हैं, पर मुझे लगता है इस पर सवाल आ सकता है। ठीक है, चार्ज की बात हम लोगों ने कर ली। अब चार्ज के बाद सीधा हमारे पास में, अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। मतलब यहां पर हम लोग चार्जेस के फ्लो के बारे में बात करेंगे, चार्जेस एट रेस्ट की बात नहीं करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेस रेस्ट पर होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर चार्जेस मोशन में है, फ्लो में है। ठीक है, बहुत सी। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखो, करंट के ऊपर। ठीक है, करंट के ऊपर, तो करंट बेसिकली क्या होता है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट की बात जब भी आती है, रेट वाला रेट नहीं है, ये रेट मतलब टाइम वाला रेट है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। ये आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है ना जी, बहुत बढ़िया। अब जो आपका करंट होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है, वो होती है एम्पियर। इसे आप ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मुझे पूछता है कि बताओ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, तो वो करंट है ना, दैट इज करंट, कि कितने अमाउंट ऑफ टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ये क्या है, ये है करंट। ओके जी, बहुत बढ़िया। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, है ना, क्या होती है, एम्पियर होती है, जिसे आप लोग ए से डिनोट करते हो। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर हो रहा है, 7 एम्पियर हो रहा है, 2 एम्पियर हो रहा है, 10 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो है 1 एम्पियर। ठीक है, वो है 1 एम्पियर। ठीक है जी, वो है 1 एम्पियर।
ओके 1 एम्पियर क्या होता है ध्यान से देखना। हाँ एक और चीज, ये तो मैं आपको बता दूंगा आगे जाके, कि पहली बात तो समझो 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ देखो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि चार्ज 1 कूलम है और ये 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि करंट 1 एम्पियर हो जाएगा? बताओ, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। तो यही डेफिनेशन होती है 1 एम्पियर की, कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड, ये लिख लो, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। जब 1 कूलम, और ये लिख के बता देना I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, है ना, इसकी जगह 1 1 रख देना और आपका आंसर I आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। जनरली कभी कभी सवालों में ऐसा होता है कि वो आपको मिली एम्पियर देता है ना, वो आपको एम्पियर नहीं देता, वो आपको मिली एम्पियर देता है। तो 1 एम्पियर जो होता है ना, वो 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना याद से। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पियर, या फिर 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। अगर आपको जनरली आपको मिली एम्पियर को एम्पियर में लिखना होगा, ठीक है, तो 1 एम्पियर कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। मिली एम्पियर कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। मान लो आपको ऐसे दे रखा है 8 मिली एम्पियर, इसको आप एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है, इजी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आपको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू करंट पास हो सकता है। हमारे घरों में मेटल कॉपर वायर लगी हुई है, तो कॉपर क्या है? मेटल है, कंडक्टर है। हमारे घर में प्लास्टिक की वायर नहीं लगी, प्लास्टिक से करंट फ्लो होता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो कि कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, करंट पास हो सकता है। और इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? जैसे कि रबर हो गया, ग्लास हो गया, है ना, आपका प्लास्टिक हो गया, इनके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो हमारे घर में प्लास्टिक की वायर नहीं है, हमारे घर में मेटल की वायर है, ठीक है। एक्सीलेंट। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। वास्ट टॉपिक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बस इतना समझो, बस इतना समझो कि मान लो ये आपकी एक वायर है, ये वायर है, ठीक है। इस वायर के अंदर क्या होता है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। पहली बात तो हम जो वायर है वो मेटल की क्यों होती है, ठीक है? क्योंकि कंडक्टर्स जो होते हैं इनके पास में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। अगर बहुत रिजिड है, चिपके हुए हैं, तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, तो करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मोशन बहुत ही रैंडम है। ये इधर 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 उधर इधर उधर हर जगह भाग रहे हैं, इनका बहुत ही रैंडम मोशन है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप इससे एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर दो, क्या कनेक्ट कर दो? सेल या बैटरी कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ठीक है। रीड्रॉ करते हैं आफ्टर कनेक्टिंग सेल और बैटरी, तो देखना क्या होगा, ठीक है। तो देखना क्या होगा, ये सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। इस एक डायरेक्शन में ये फ्लो करने लगेंगे। सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करने लगेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहां पर क्या किया, पहले अगर नॉर्मल वायर रखी हुई थी तो उसके अंदर कुछ भी करंट नहीं था। अगर आपने उस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो उसके अंदर करंट आ गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि तब जब वायर खाली पड़ी हुई थी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत ही रैंडम मोशन में। जैसे ही आपने उसको बैटरी से कनेक्ट किया, वो एक मोशन में आ गया और पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लगे, यूं यूं मूव करने लगेंगे, यूं 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 यूं, ठीक है। बहुत सही, है ना। तो हमने बैटरी, बेसिकली इनका मोशन हुआ क्यों, इनका ऐसा मोशन बहुत वास्ट टॉपिक है, पर ऐसे समझो कि मान लो यहां पर एक कंटेनर है और यहां दूसरा कंटेनर है, इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, इसमें यहां तक भरा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पानी है वो इस ज्यादा भरे हुए कंटेनर से कम भरे हुए कंटेनर में जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, ठीक है।
यहां पर क्या है, एक हाइट डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस, वर्ड याद रखना, एक हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। इस कारण से ज्यादा हाइट से पानी कम हाइट वाले में जा रहा है। यहां पर भी सेम होता है। अगर हमें किसी चीज को फ्लो कराना है, आप सोचो किसी भी चीज को फ्लो कराना है, पानी को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना है, तो एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर दोनों चीज सेम लेवल पे होगी तो पानी फ्लो नहीं करेगा। एक जगह पानी ज्यादा है, एक जगह कम है, ज्यादा से कम में फ्लो करेगा। तो यहां पर भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है तो इस सेल की मदद से या बैटरी की मदद से हम क्या क्रिएट करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो ये सेल या ये बैटरी की मदद से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स यूं फ्लो करने लगते हैं। पहले तो नहीं कर रहे थे ऐसे फ्लो, रैंडमली फ्लो कर रहे थे। अभी क्यों किए, अभी इसीलिए किए क्योंकि इस सेल या इस बैटरी ने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, जिसके चलते वो फ्लो हुए, है ना। अगर पानी सेम लेवल पे होता मान लो तो पानी फ्लो नहीं होता। लेकिन पानी अभी फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक डिफरेंस है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस सेल या बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। दैट्स इट, इतना याद रखो अभी के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। बेसिकली इसकी डेफिनेशन ऐसी है, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल, ठीक है। ज्यादा लॉजिक इसमें हम नहीं लगाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है और कैसे क्रिएट होता है ना, सेल या बैटरी की मदद से। अगर सेल या बैटरी नहीं है तो वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। ये बात बहुत कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को। पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज भी बोल सकते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो एक ही चीज है, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। ध्यान रखना, SI यूनिट इज वोल्ट, ओके, बहुत बढ़िया, है ना। तो अपनी वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल, इसकी क्या होती है, कूलम। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि V इक्वल्स टू जूल अपॉन कूलम या फिर वोल्ट, ठीक है, सिंपल है, जूल अपॉन कूलम या फिर वोल्ट। अच्छा, अब यहां पर भी आता है व्हाट इज 1 वोल्ट, तो बड़ा सिंपल है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q में W की जगह पर 1 पुट कर दो तो 1 जूल, और Q की जगह 1 कूलम पुट कर दो। तो जब, ध्यान से सुनना, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, जब 1 जूल काम किया जा रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। खत्म बात। When 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb charge, the potential difference is 1 volt. Simple. फॉर्मूला कैसा है, V equals to W upon Q. W की जगह डाल दो 1 जूल, Q की जगह डाल दो 1 कूलम, ये हो जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है, बहुत सही। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्टेज होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट की, जिस प्रकार का आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिखता है, कुछ नया इसके अंदर है नहीं, ठीक है। विद टाइम आपको समझ में और आ भी जाएगा। जैसे कि ये एक सेल है, एमीटर क्या है समझाऊंगा, वोल्ट मीटर क्या है समझाऊंगा, रेजिस्टेंस क्या है समझाऊंगा, छोड़ो, ठीक है, ये समझा दूंगा आगे जाके। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, वो क्या है, ध्यान से समझना। व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो क्या हुआ था ना, पहले के टाइम पे करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में जो इसका जो आविष्कार है वो बहुत पहले हो गया था, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में बहुत बाद में पढ़ाई की गई थी, ठीक है। तो समझो ध्यान से, मान लो ये आपका सर्किट है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो पहले, आप सबको पता है कि करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो पहले ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं, है ना। पहले ये माना जाता था कि प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमने करंट का जो डायरेक्शन था, भाई पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, यूं फ्लो होगा ना, यूं, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। तो हमने क्या किया, करंट के फ्लो का डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया। बाद में पता चला कि हमें तो पागल बनाया गया है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन तो साला हिलता ही नहीं है अपनी जगह से, मूव कौन करता है, इधर उधर कौन भटकता है, इलेक्ट्रॉन्स भटकते हैं।
तो बाद में ये पता चला कि एक्चुअली एक सर्किट में प्रोटॉन्स नहीं मूव कर रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल सिनेरियो कुछ ऐसा था, है ना, एक्चुअल सिनेरियो कुछ ऐसा था, है ना, एक्चुअल सिनेरियो कुछ ऐसा था, यूं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, है ना, यहां पर भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जो मैंने तुमको दिखाया, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था पहले तक कि भैया प्रोटॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, नेगेटिव करता है, और नेगेटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब करंट के जो फ्लो होने की डायरेक्शन है वो भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन हम तो बोलते हैं करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार क्विकली समझाता हूं वापस से कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। सबसे पहले जब करंट की डिस्कवरी हुई, सब कुछ हुआ, तो ये माना गया कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि तब ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमने ये मान लिया कि करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। पर बाद में पता चला कि ये तो ढीठ है एक नंबर का प्रोटॉन वाला, है ना, वो कुछ फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये तो गड़बड़ हो गई। आज तक हम लोग करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मानते आ रहे थे, लेकिन अब ये डिस्कवरी हुई कि एक्चुअल में फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। ये बोला गया कि एक काम करो, करंट के फ्लो का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही मानो। ठीक है, तो आज की डेट में करंट की फ्लो का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही माना जाता है ना। और इलेक्ट्रॉन से फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये बोला जाता है कि द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। बाद में इसको चेंज नहीं किया गया, बाद में ये नहीं बोला गया कि करंट को भी अब नेगेटिव से पॉजिटिव मान लो, नहीं, उसको वैसे ही रखा गया। लिखने में उल्टा लिख दिया कि यार देखो प्रोटॉन्स तो फ्लो कर नहीं रहे, तो ऐसा लिख दो कि द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो इट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। आगे चलेंगे। ओके, एम मीटर क्या होता है, एम मीटर एक सर्किट के अंदर करंट मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, एम मीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। सीरीज पैरेलल क्या है आपको आगे समझ में आएगा, पर हमेशा ध्यान रखना करंट को एम मीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। इट गिव्स यू द करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से। ठीक है, फिर बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हो। इट इज अ डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है ना। एक और आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट की बेटा डायरेक्शन बताता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, कहाँ फ्लो हो रहा है ये आजकल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये तो आप पढ़ सकते हो, कुछ इसमें नया बताने लायक नहीं है। बस हाँ, एक बात ध्यान रखना, क्या, वैसे तो कुछ नया नहीं है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं सर्किट के, एक बार आप पढ़ लेना, कुछ नया इसमें नहीं है। ठीक है, बात करेंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉ की, जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ बड़ा सिंपल है। ओम्स लॉ ने बोला, देखो एक बात बताओ, अगर आपने मान लो एक बैटरी लगाई है छोटे वोल्ट, कम वोल्टेज की, कम पोटेंशियल डिफरेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज की लगाई है, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की लगाई है, तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन है। अगर आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लाते हो तो ज़्यादा करंट फ्लो होना है, कम वोल्टेज की लाते हो तो कम करंट फ्लो होना है, ऑब्वियस बात है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, तो करंट बढ़ रहा है, और अगर आप घटा रहे हो तो करंट घट रहा है। ऐसे कैसे, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों जो है, मतलब करंट जो है वो वोल्टेज के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब कैसे, कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो, तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, देयरफॉर इट स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट ज्यादा फ्लो होगा, वोल्टेज घटाओगे करंट कम फ्लो होगा। ठीक है,
ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगाओगे ज्यादा करंट फ्लो होगा, कम की लगाओगे कम करंट फ्लो होगा। इसका मतलब करंट जो है वो वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम सब हमेशा एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो कांस्टेंट यहां पर है आर। ठीक है, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे समझेगा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ वायर टू एक कैसे समझाऊं इसको, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट या अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे रास्ते पे ट्रैफिक है, ठीक है, रास्ते पे ट्रैफिक आपके फ्लो को अपोज कर रहा है, वो रेजिस्टेंस है। वैसे ही वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर, अप्लायंसेस के अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो वो करंट की फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, समझेंगे आगे। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा दूं, एक है वी आई ग्राफ और एक है आई वी ग्राफ। ठीक है, ध्यान से देखना। वी आई ग्राफ का मतलब क्या है, ये वी है और ये आपका आई है ना। अगर आप एक वी आई ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन क्यों आती है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, देखो वोल्टेज मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर वोल्टेज यहाँ था तो करंट यहाँ पर कहीं था, वोल्टेज ये कर दिया तो करंट ये कुछ हो गया, वोल्टेज ये कर दिया है ना, देखो वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ा दिया और तो करंट भी बढ़ गया। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी ना, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल घोट के पी जाओ, कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो मतलब बेसिकली v इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला है ना। तो v बाय आई क्या हो जाएगा, r। v बाय आई गिव्स द स्लोप ऑफ दिस। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वी आई ग्राफ का स्लोप क्या होता है, r होता है ना। वी आई ग्राफ का स्लोप क्या होता है, r होता है। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा होता, ऐसा लिखा होता यहाँ पर, ऐसा लिखा होता 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने बोला कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो करंट भी कितना फ्लो कर रहा है, लेट से 1 एम्पियर कर रहा है। तो V बाय आर से आपके पास में, V बाय आई से आपके पास में R आ जाएगा, विच इज 1 ओम, है ना। अच्छा, R की ऐसा यूनिट बतानी आपको रह गई। R की ऐसा यूनिट होती है ओम, ओम, OHM, ओम 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 ओम, वो वाला ओम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर वोल्टेज 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मतलब ये स्लोप इन शॉर्ट ऐसे याद रखो कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको रेजिस्टेंस देगा। एक होता है आई वी ग्राफ, मतलब अब आपने एक्स और वाई एक्सिस चेंज कर दिया, ये आई हो गया, ये वी हो गया, होगी तो ये भी स्ट्रेट लाइन। लेकिन ध्यान रखना आई वी ग्राफ का स्लोप जो है दैट इज 1 अपॉन आर। ठीक है, दैट इज 1 अपॉन आर। क्लियर है बात, क्लियर है बात। क्यों? क्योंकि देखो जरा ध्यान से, v इक्वल्स टू आई आर होता है y अपॉन एक्स। ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, y अपॉन एक्स जो है आपको स्लोप देगा, y अपॉन एक्स आपको स्लोप देगा। ठीक है, तो v अपॉन आई कितना होता है, r होता है ना। y अपॉन एक्स यानी कि ये v है, ये v है और ये i है, तो v अपॉन आई आपको क्या देगा, स्लोप देगा। y अपॉन एक्स क्या देगा, स्लोप देगा। तो v अपॉन आई कितना होता है, r होता है। यहां देखो y अपॉन एक्स आपको स्लोप देगा, y क्या है, i, और x क्या है, v। तो i बाई v कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो है ना, v इक्वल्स टू आई आर, है ना। r को इधर ले जाओ तो v बाय आर इक्वल्स टू आई, v को इधर ले आओ तो 1 बाय आर इक्वल्स टू आई बाय वी। आई बाय वी क्या है, स्लोप, y बाय एक्स कितना आया, 1 अपॉन आर। ठीक है, तो y बाय एक्स से आपको स्लोप मिलेगा, है ना। यहां पर y है i और x है v। ठीक है, तो i अपॉन वी से आया 1 अपॉन आर। तो आई वी ग्राफ का स्लोप 1 अपॉन आर होता है और वी आई ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, दैट इज v अपॉन आई। ओके, ध्यान रखना है बात को, ध्यान रखना है बात को। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, बात करेंगे रेजिस्टेंस की। अच्छा, अब देखो v इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला है, तो v अपॉन आई जो है वो r हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहां पर भी आपको पूछा जाएगा 1 ओम क्या होता है। मैंने बोला फालतू चीज, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम, खत्म बात।
खत्म बात, ठीक है। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। एक्सीलेंट, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रियोस्टैट बेसिकली क्या होता है? रियोस्टैट बेसिकली क्या होता है? देखो, एक आपका सर्किट है, सर्किट में मान लो आपने रजिस्टर लगा रखा है, लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस चेंज करना है ना, रेजिस्टेंस को वेरिएबल बनाना है, रेजिस्टेंस को चेंज करना है, तो उसके लिए ये रियोस्टैट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। मतलब क्या? सोचो, इमेजिन करो, समझ के देखो बात को, कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो डिपेंडेंट है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। अब मैंने बोला एक सर्किट में एक पर्टिकुलर, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा। अब मुझे अगर करंट कम करना है तो टेक्निकली मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? तरीका ये है कि मैं रियोस्टैट इस्तेमाल कर लूँ। अगर मैं रियोस्टैट इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा? देखो, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस और करंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम करोगे करंट बढ़ेगा। ट्रैफिक अगर ज़्यादा होगा आप इजीली फ्लो नहीं कर पाओगे, ट्रैफिक कम होगा आप इजीली फ्लो कर पाओगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, करंट कम है ना। तो सोचो, अगर आपको मान लो करंट कम करना है, तो आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप बैटरी चेंज करो, कम पोटेंशियल डिफरेंस के लेके आओ, या फिर आप रियोस्टैट लगा लो। आप रियोस्टैट लगाओगे, आपको जो भी करंट चाहिए उस अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस सेट कर लो। मान लो आपको करंट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस बढ़ा लो, करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम कर लो, ठीक है। ये होता है रियोस्टैट। आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, इसको क्विकली खत्म करेंगे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना, एंड डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मटेरियल। देखो भैया, बड़ा सिंपल खेल है। मान लो ये आपका एक कंडक्टर है ना। अब समझना ध्यान से, मान लो एक बहुत ही पतली सकड़ी सी गली है, क्या, और उस पतली और सकड़ी गली में बहुत ट्रैफिक है, ठीक है, बहुत ट्रैफिक है। क्या है? बहुत ट्रैफिक है। तो क्या आप इस पतली गली में से सही से निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे, ठीक है। मतलब एक तो लंबी भी है और ट्रैफिक भी है, ठीक है। तो आपका फ्लो इजीली नहीं हो पाएगा। आपका फ्लो इजीली नहीं हो पाएगा का मतलब क्या है? कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जब भी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। वही मान लो अगर ऐसा एक रोड है, यहां पर ट्रैफिक तो है, पर रोड चौड़ी होने के कारण आपके फ्लो में इतनी दिक्कत नहीं आ रही, आपका फ्लो इजीली हो पा रहा है। मतलब कि यहां रेजिस्टेंस ज्यादा था, यहां रेजिस्टेंस कम लग रहा है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं रेजिस्टेंस कम लग रहा है मतलब करंट ज्यादा फ्लो होगा? इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्यों? क्योंकि अगर एरिया ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस कम लगेगा। अगर लेंथ ज्यादा होगी और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना। एंड रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, कि किस मटेरियल का जो है वो आपका वायर या कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है। तो इससे हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, क्या? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, है ना। इन दोनों को साथ में ले लिया। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट होता है रो। वो नहीं जो तुम ब्रेकअप पे या उसके छोड़ने के जाने पे करते हो या एग्जाम से पहले करते हो, इट इज रो, ये रो, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, तो पर्सनल हो गए, भैया तो पर्सनल हो गए, ठीक है। ये होता है रो, ओके। रो क्या होता है? रो इज रेजिस्टिविटी, है ना। और अच्छा, एक और चीज, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो पार्ट का क्वेश्चन नहीं आता। रेजिस्टिविटी जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। इसका भी अगेन टेम्परेचर से रिलेशन है, पर सिलेबस में नहीं है। तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, एरिया एंड मटेरियल। देखो, रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, लेंथ एंड एरिया, वेयर एज दिस रेजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मटेरियल। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लो 2 वायर्स हैं, एक ये है और एक ये। मैंने बोला कि ये दोनों वायर जो है वो कॉपर की है। इसकी लेंथ मान लो L है, इसकी 2L है ना। बताओ दोनों में से क्या सेम होगा, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस? मैंने कहा देखो, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे। वो नहीं होते दोस्त जो
बोलते हैं हमेशा ट्रिप पे जाने के लिए या कहीं भी बाहर जाने के लिए बहाने बनाते हैं कि मम्मी से पूछना पड़ेगा, पापा से पूछना पड़ेगा, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस है, ज़्यादा नखरे वाला। रेजिस्टेंस बोलता है कि लेंथ भी चेक करो, एरिया भी चेक करो, ठीक है, और ये भी चेक करो कि मटीरियल क्या है, ठीक है। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। इसकी लेंथ है L, इसकी है 2L, दोनों की लेंथ ही अलग है, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है ना। इसकी मान लो इसकी लेंथ है 5 मीटर और इसकी लेट से 8 मीटर। दोनों की अगर लेंथ अलग अलग है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंडेंट है। वही अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बोले कि देखो मटेरियल सेम होना चाहिए तो मैं सेम, भले ही फिर एक वायर 10 मीटर की हो और उसका एरिया बहुत ज़्यादा हो या दूसरी वायर इतनी सी हो, है ना, मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि वो दोनों वायर सेम मटेरियल की बनी होनी चाहिए। मैंने बोला कि यार इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 10 है, लेकिन दोनों कॉपर की बनी हुई है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी जो है वो सेम होगी, पर दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक मान लो 2 वायर से, एक ये, ठीक है, इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, पर ये कॉपर की और ये एल्यूमिनियम की है। उस केस में ना तो रेजिस्टेंस सेम है और ना ही रेजिस्टिविटी सेम है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया और मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। लेंथ और एरिया तो बराबर है पर मटेरियल अलग अलग है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी बस एक ही पार्ट पे डिपेंड करती है, मटेरियल, वो दोनों में अलग है। ओके, एक्सीलेंट, है ना। अब एक समझो बात को, रो L अपॉन ए, ये जो आपका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है इसकी भी एक ऐसा यूनिट होती है, वो होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर होती है। तो रेजिस्टेंस की होती है ओम और इसकी होती है ओम मीटर, ये ध्यान रखना। ओके, बुक के अंदर आपके पास में बहुत सारे मेटल्स और एलॉयज की आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है, जैसे कि रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज इज 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6, ठीक है, और इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा होती है। देखो, इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनमें रेजिस्टेंस बहुत हाई है या उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है बात? एक्सीलेंट। अब हम समझने वाले हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बड़ा सिंपल है, समझा देता हूं। ये होता है आपका रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ठीक है। ये एक रेजिस्टर है, मान लो ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। आप देखोगे ये सारे के सारे रेजिस्टर्स जो है वो एक लाइन में कनेक्टेड है, एक के ऊपर एक, ऐसा कुछ नहीं है, एक लाइन में कनेक्टेड है। सो दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पिछले और अगले रजिस्टर में बीच में कोई टुकड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा तोड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो, ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है ना। तो ये चारों किस में है? सीरीज में। वही अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, कुछ ऐसा मैं बना दूं, मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। अब देखो, सिंपल सी बात ये है कि करंट यहां से निकला था, वही करंट इस रजिस्टर से गया, वही इससे गया, वही इससे गया, वही इससे गया, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप देखो, यहां से करंट निकला निकला निकला, इस पॉइंट पर पहुंचा, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर पहुंचा। अब इस पॉइंट, इस जंक्शन पे उसके पास में 3 रास्ते हैं, या तो ऊपर जाऊं, या तो सामने जाऊं, या तो नीचे जाऊं। तो वो भेदभाव नहीं करता, वो बट जाता है, ठीक है, वो बट जाता है, ठीक है। थोड़ा करंट यहां जाएगा, थोड़ा यहां जाएगा, थोड़ा यहां जाएगा। तो यहां से अगर आई करंट आ रहा है तो ऊपर मान लो I1 चलेगा, बीच में मान लो I2 चलेगा और नीचे मान लो I3 चलेगा, ठीक है। ये तीनों ऐसे फ्लो करके वापस जब इस पॉइंट पर आएंगे, इधर से जब I2 आ रहा होगा, ऊपर से I1 आ रहा होगा और नीचे से I3 आ रहा होगा, तो ये तीनों मिलके वापस I बन जाएंगे, वापस क्या बन जाएंगे? I बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या चीज देखी? आपने ये चीज देखी बड़ी सिंपल सी, कि सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट बट जाता है। ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट लिख रहा हूं नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका डेरिवेशन आप समझाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ आता नहीं है। सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है ना, और रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। पैरेलल में उल्टा होता है। पैरेलल में क्या होता है कि जो करंट है वो डिफरेंट होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? वो सेम होता है, ठीक है। ध्यान रखना, उल्टा है, क्योंकि आपको दिख भी रहा है करंट यहां पे आके बढ़ गया। अच्छा, आप देखो,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। जैसे कि मान लो इस पॉइंट पर करंट आया, लेट्स से आई करंट आ रहा था, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना। इस पॉइंट पे आने के बाद में करंट बटेगा 3 हिस्सों में, या तो ऊपर जाएगा, या तो बीच में जाएगा, नीचे जाएगा, तीनों में जाएगा। अब कितना किस में जाएगा ये कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ पे। तुम खुद सोचो, मान लो तुम इस रास्ते पे आए, ठीक है, मान लो तुम इस रास्ते पे आए। अब इस रास्ते से तुम्हारे पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं, या तो सीधे चले जाओ, या नीचे चले जाओ, या ऊपर चले जाओ, ठीक है, सीधे, नीचे या ऊपर। आप सोचो आप कौन से रास्ते पे जाना पसंद करोगे? जहां पर सबसे कम ट्रैफिक होगा, है ना। तो करंट भी यही चाहता है कि जहां पर सबसे कम रेजिस्टेंस है मैं वहां जाऊं। तो मान लो R1 सबसे छोटा है, यानी कि R1 सबसे कम है, मतलब रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो ज्यादातर करंट जो होगा ना वो इससे चले जाएगा, कुछ इससे भी जाएगा, कुछ इससे भी जाएगा, पर ज्यादातर करंट यहां से। कुछ होशियार होते हैं ना, कुछ होशियार होते हैं जो फिर भी जबरदस्ती ट्रैफिक में से घुस जाते हैं। तो ये वैसे ही है कि मैक्सिमम करंट तो I1 से जाएगा, R1 से जाएगा, लेकिन कुछ करंट I2 से और कुछ करंट I3 से भी जाएगा। वो भी डिपेंड करता है। मान लो कि R1 लेट्स से 10 ओम है ना, R2 मान लो कि 50 ओम है, और R3 मान लो कि 70 ओम है। तो सबसे ज्यादा करंट इसके थ्रू जाएगा बिकॉज इसका रेजिस्टेंस कम है। सब उससे ज्यादा, मतलब उससे थोड़ा कम करंट इसके थ्रू जाएगा, और उससे थोड़ा कम करंट इसके थ्रू जाएगा, ठीक है। तो जब ये करंट बटेगा इस अकॉर्डिंग बटेगा कि कहां पर रेजिस्टेंस कम है ना। बहुत सही, आगे चलेंगे जी, आगे चलेंगे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये मेन बात तो रह गई, मेन बात यह है कि सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड कैसे किया जाता है। सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड कैसे किया जाता है? R इक्विवेलेंट या फिर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट। मतलब मान लो आपको सीरीज में ऐसा दे रखा है, ये 2 ओम, 3, 5, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव, ये मान लो 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 5 ओम है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 10 ओम। पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में क्या होता है, ध्यान से देखना। पैरेलल में होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला होता है पैरेलल का, ठीक है। समझते हैं एक बार। मान लो आपके पास में 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3, ठीक है। ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल में है। ये मान लो अगेन आपका 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 8 ओम है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? आर इक्यू कैसे निकालोगे? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा एलसीएम, है ना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 8, है ना। बहुत बढ़िया। 4 प्लस 2 6, 6 और 1 7, तो हो गया 7 अपॉन 8, है ना। तो 1 अपॉन R इक्यू कितना आया? 7 अपॉन 8। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं, यहां पर छोड़ देंगे कि 1 अपॉन R इक्यू कितना आया? 7 अपॉन 8 आया। ओह क्या बात, आंसर आ गया। अबे नहीं, ये 1 अपॉन R इक्यू की वैल्यू है, तुम्हें R इक्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो R इक्यू क्या होगा, उसका उल्टा कर दो, है ना। R इक्यू कितना हो जाएगा, उसका उल्टा कर दो, मतलब कितना? 8/7, ठीक है। एक्सीलेंट। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि सीरीज में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। 10 ओम 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है। लेकिन पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, टोटल रेजिस्टेंस, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से छोटा होता है। जैसे कि 8/7 2 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। इसके सवाल कराता हूं तुमको मजेदार से, ठीक है। ऐसे बिल्कुल क्विक सवाल कराने में मास्टर बना दूंगा तुमको, ठीक है। पहला सवाल करते हैं। देखो, आपको ये देखना है जब भी सीरीज होगी ना, ऐसे लाइन में होगी, उनके बीच में, या फिर ऐसे भी हो सकती है। तो देखो, करंट का पार्ट ट्रेस करो। करंट ऐसे जाएगा, ये जंक्शन है। क्या इस जंक्शन में और कोई जगह है जाने के लिए? ऐसा कुछ है? नहीं है ना। तो करंट झक मार के यूं ही आएगा नीचे, मतलब ये सीरीज है। जैसे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखना, ये दोनों तो सीरीज में है ही है, ये भी इन दोनों के साथ सीरीज में है। क्यों? क्योंकि
जब करंट यहां से आ रहा है, यहां से जब आ रहा है, इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। सोचो जब यहां से करंट आ रहा है तो इस पॉइंट पर, ये जंक्शन है, इस पॉइंट पर उसके बाद जाने के लिए कोई और रास्ता है इधर या इधर या इधर? नहीं है। मतलब वो कैसे जाएगा? वो ऐसे ही जाएगा। तो ये सीरीज है, ठीक है। बहुत हो गया टाइम पास। अब समझते हैं सवालों को। देखो, ये देखो ध्यान से, यहां से करंट आया है ना, इसमें गया, इसमें गया, मतलब ये दोनों कैसे? सीरीज में, ठीक है। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12 ओम हो गया। कितना हो गया? 12 ओम हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मैं सवाल सॉल्व करूंगा ना, मैंने सॉल्व कर लिया, 6 और 6 12 है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। मतलब या तो मैं यहां पर 6 के 2 रजिस्टर लगाऊं, 6 ओम वाले 2 रजिस्टर लगाऊं, या फिर मैं यहां पर एक 12 ओम का रजिस्टर लगा दूं। बात एक ही है, क्योंकि मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। तो या तो अब मैं 6 और 6 ओम के 2 रजिस्टर्स यहां पर लगा दूं, या मैं 12 ओम का रजिस्टर यहां पर एक लगा दूं, ठीक है। तो मैंने इसको रीड्रॉ किया, ध्यान से देखना, इस फिगर को मैंने रीड्रॉ किया, और ऊपर एक मैंने क्या किया? 12 ओम का रजिस्टर लगा दिया इन स्पाइट ऑफ 6, और नीचे कितना था? 6 ओम। अब देखो 12 ओम और 6 ओम दोनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। तो 1/Req कितना हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेंगे तो 2 प्लस 1/12 हो जाएगा 3/12 हो जाएगा 1/Req, ठीक है। तो Req कितना हो जाएगा? 4। इसको मैंने उल्टा करके डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा क्विक कैलकुलेशन करके, ठीक है। आंसर आया 4, है ना, खत्म बात। इजी 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 इजी, है ना। अब ये देखो ध्यान से, ये इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये और ये पैरेलल में है कि नहीं पैरेलल में? तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। अच्छा ध्यान रखना, अगर पैरेलल में कभी भी 6 ओम और 6 ओम दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका आधा आएगा। मतलब कितना आएगा? 3 ओम आएगा। करके देख लेना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 3 ओम। अगर दोनों सेम है ना ऊपर नीचे, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आधा आता है। जैसे कि 6 है तो 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम, है ना। तो इन दोनों की जगह पर मैं एक 3 ओम का रजिस्टर लगा देता हूं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। इन दोनों की जगह पर मैंने क्या किया? ये मेरा ए था, यहां पर इन दोनों की जगह पर मैंने एक क्विकली सॉल्व कर लिया, मतलब मेंटली सॉल्व कर लिया, इन दोनों की जगह पर एक 3 ओम का रजिस्टर लगा दिया। सेम चीज यहां पर भी होगी। अभी ये टेक्निकली कैसा है? ऐसा है ना, ये बी है, ये भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम है ना। मैंने क्या बोला? इन दोनों की जगह पर मैंने एक 3 ओम का रजिस्टर लगा दिया, बिकॉज इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 3 आया। तो इसकी जगह पे 3 लगा, या तो मैं दोनों 6 के लगाऊं पैरेलल में, या एक 3 का लगा दूं, बात एक ही है। सिमिलरली यहां पर भी या तो 6 के 2 लगाऊं, या फिर इन्हें हटा के मैं 3 का 1 लगा देता हूं। क्या कर देता हूं? 3 का 1 लगा देता हूं, 3 ओम। अब देखो, ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम दोनों किस में है? सीरीज में है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा, खत्म। कितना आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा, खत्म। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, ध्यान से देखना। करंट मान लो यहां से निकला, है ना, यहां गया, यहां गया, मतलब ये और ये तो पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। फिर यहां से करंट यूं गया मान लो, फिर यूं आया। इसका मतलब 4 ओम और 8 ओम दोनों किस में है? सीरीज में है ना, दोनों किस में है? सीरीज में है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो 4 ओम और 8 ओम मिला के कितना हो गया? 12 ओम, है ना। सिमिलरली ये वाला 4 ओम और ये वाला 8 ओम मिला के कितना हो गया? 12 ओम, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब कुछ इन शॉर्ट ऐसा समझो, इन शॉर्ट ऐसा समझो कि ये अपना एक सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन ये और ये दोनों पैरेलल में है ना। ये सीरीज, लेकिन दोनों कैसे हैं? आपस में पैरेलल में है। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर का सॉल्व करके 12, नीचे का सॉल्व करके 12, है ना। तो जो 12 और 12 आए हैं अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस सॉल्व करने के बाद, वो पैरेलल में है। तो 1/12 प्लस 1/12 हो जाएगा 6 ओम, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 6 ओम आएगा। ऐसे इन सवालों को थोड़ा मेंटली करना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार समझाता हूं मैं आपको, फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से देखना। ये दोनों मिला के हो जाएगा अपना 12, ये दोनों मिला के अपना हो जाएगा 12 ओम। पर देखो दोनों के बीच में एक वो है, जंक्शन है, मतलब
ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों पैरेलल में है ना। इस पोर्शन को सॉल्व किया तो 12 आया, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो 12 आया। अब 12 और 12 आपस में पैरेलल में है तो आंसर आ जाएगा 6 ओम। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यह है कि जब करंट पास होता है ना, जब भी करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस के कारण हीट डेवलप होती है। कुछ जगहों पर इसी हीट का इस्तेमाल करके हम उसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझना। जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है या जो इलेक्ट्रिक केटल होती है ना, या जो गीजर होता है, आप सोचो कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उस इलेक्ट्रिक आयरन का नीचे का जो बेस है वो गर्म क्यों होता है? आप जब स्विच ऑन करते हो तभी गर्म होता है, क्यों हमेशा गर्म ही पड़ी रहती है? नहीं, है ना, नहीं, हमेशा गर्म थोड़ी पड़ी रहती है। आप जो स्विच ऑन करते हो तभी वो गर्म होती है, या फिर गीजर हो गया। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इस इफेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। ऐसे समझो कि करंट फ्लो हो रहा है पर उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश कर रहा है, तो हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, बहुत सही। जैसे कि देखो, ये बहुत सब जगह है, आपका हीटर हो गया, आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक केटल हो गई। ओके, शानदार। अब जनरली एलॉयज जो होते हैं ना, एलॉयज का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए एलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, है ना। एलॉयज का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आपको तो वही चाहिए, रेजिस्टेंस हाई चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मूला एक बड़ा सिंपल सा, ध्यान रख लेना, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये समझो कि हीट जो है, जैसे मान लो 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हीट 16 गुना हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अगर 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो हीट 4 गुना हो जाएगी, 4 हो रहा है तो 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो रिलेशन है। ओके जी, जैसे अगर मैंने बोला कि करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो हीट 16 गुना, 2 एम्पियर तो 4 गुना। ठीक है, हीट मतलब ऐसे स्क्वायर में होती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो H का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर और T, कांस्टेंट K1 मान लिया हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया, I स्क्वायर और T, है ना। अब समझेंगे आगे जाके, और कुछ फॉर्मूलाज है हमारे पास में। ठीक है, कहाँ पर यूज होता है आपको हर जगह पता है, कहाँ पर यूज होता है? घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन जो होता है, आप सोचो टंगस्टन मतलब लाइट क्यों जलती है बल्ब के अंदर? क्योंकि वो जो टंगस्टन होता है, पहली बात तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, काफ़ी हाई होता है, और रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है, जिस कारण से हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो लाइट एमिट कर रहा है। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब हम आते हैं किस पर हम आते हैं फ्यूज पर। फ्यूज तो खैर आप इसके अंदर भी पढ़ते हो, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक में, तो वहाँ पर पढ़ेंगे हम, इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। पावर की बात करेंगे। देखो, ये पावर का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है पावर की, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो, पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डिसिपिएशन ऑफ एनर्जी, है ना। रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज डिसिपिएटेड इज नोन एज इलेक्ट्रिक, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पावर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पावर के कुछ फॉर्मूलाज हैं। क्या है? कुछ फॉर्मूलाज है, वो हमें ध्यान रखने हैं। क्या क्या फॉर्मूलाज हैं? पावर के 3 फॉर्मूलाज है, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फॉर्मूलाज है पावर के, ध्यान रखने हैं हमको हमेशा। ओके, पावर क्या होती है? रेट एट विच एनर्जी डिसिपेटेड। ठीक है, फॉर्मूलाज क्या है? ये 3 फॉर्मूलाज है। कौन से? P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो, ये आता कैसे, एक बार क्विकली बता देता हूँ आपको मैं, एक होमवर्क में करना। P इक्वल्स टू वी आई है, मान लो P इक्वल्स टू वी आई होता है ना। P इक्वल्स टू क्या होता है? वी आई होता है ना। अच्छा, V इक्वल्स टू आई आर में क्या मैं यहाँ पर V की जगह I डाल सकता हूँ? तो P हो जाएगा आई आर इंटू आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये देखो, ठीक है। सिमिलरली क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? I इक्वल्स टू वी अपॉन आर लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया P इक्वल्स टू वी इंटू वी अपॉन आर, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपके 3 फॉर्मूलाज आ गए। अब क्वेश्चन में जैसे मान लो करंट और वोल्टेज दिया हुआ है और पावर निकालनी, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। रेजिस्टेंस और करंट दिया हुआ है और पावर निकालना, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, वाइस वर्सा जो भी है। और अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। ठीक है, और अगर एनर्जी से रिलेटेड कभी दिया गया है सवाल तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। ठीक है, बहुत सही है ना, बहुत सही। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? वॉट होती है, ध्यान रखना।
वॉट होती है, ध्यान रखना, है ना। पावर क्या होता है, वी आई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, है ना, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अच्छा, अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। देखो 1 किलो वॉट आवर होती है ना, कितनी होती है, 1 किलो वॉट आवर होते हैं, इसे एक यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे एक यूनिट भी कहा जाता है। तो 1 किलो वॉट आवर होती है एक यूनिट। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 5 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, तो वो क्या है, वो है ये 1 किलो वॉट आवर, 5 किलो वॉट आवर, 10 किलो वॉट आवर, 50 किलो वॉट आवर, ठीक है। अगर इसे जूल में लिखना है तो देखो बड़ा सिंपल है, 1 किलो वॉट आवर कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, समझ आई बात। 1 किलो वॉट आवर कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, है ना। और जनरली इतनी, मतलब जनरली सवाल इस पर आता है, ये ध्यान रखना कि 1 किलो वॉट आवर जो है वो क्या है, दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, एक्सीलेंट, ये बात हमने कर ली, वॉट हो गया हमारे पास में, ठीक है। और क्या, और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1 किलो वॉट होता है 1000 वॉट, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, है ना। और क्या है भाई, 1 किलो वॉट आवर जूल में इतना होता है, तो कभी आपको आंसर जूल में पूछ लिया जाए तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लेना। मान लो आपको बोला गया कि आंसर है 10 किलो वॉट आवर, तो आप क्या करोगे, जूल में निकालना, तो 10 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6। ओके 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 ओके, पावर रेटिंग में कुछ नहीं है, ये कोई इसका नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं अब सवालों को, है ना। अब सवालों को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सवाल क्या है, अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स causing the connecting copper wire to become hot. As the temperature of the wire increases, the electrical resistance of the wire also increases. है ना, हीट के कारण क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तभी तो। अब हीट के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, मैंने क्या बताया था। हालांकि इस पर सवाल आना नहीं चाहिए, पर फिर भी कभी आता है तो ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ग्रेट। ओके, इसकी बात करेंगे। प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग अ डायमीटर d एंड लेंथ l. अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ वायर में डिक्रीज आया, रेजिस्टेंस में डिक्रीज कब आ सकता है ना, डिक्रीज कब आ सकता है, कब आ सकता है, जब, खैर टेम्परेचर पर सवाल आता नहीं तो उस पर बात करेंगे नहीं, जब एरिया बढ़े, है ना, पता है तुमको, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। कुछ सोचो, मान लो 1/10 और 1/20 में से बड़ा कौन है, 1/10। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो रही है, यहां पर अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डायमीटर ऑफ द वायर, क्योंकि डायमीटर इज डिपेंडेंट, मतलब डायमीटर और एरिया आर रिलेटेड, है ना, पाई आर स्क्वायर आप लिखोगे ना एरिया। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A हैज रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो लेंथ है L, एक सेकेंड, लेंथ है L, एरिया है A और रेजिस्टेंस है R, ठीक है। और द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है दोनों का, है ना, ध्यान रखना, दोनों तरफ रो है, दोनों तरफ रो है, ओके। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब मटेरियल सेम है ना, एंड सेम रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस आर है, लेंथ है 2L, हमें A निकालना है, क्या निकालना है, A निकालना है। इधर साइड ये कंडक्टर 1 है, कंडक्टर 2 है ना, ये बस कंडक्टर नंबर 1 है और ये बस कंडक्टर नंबर 2 है, ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं, ओके, बहुत सही। अब कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2, मतलब कंडक्टर 1 के थ्रू आपको कंडक्टर 2 का एरिया निकालना है, तो यहाँ पर मैं एरिया को x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और इधर का R कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू रो इंटू 2L अपॉन एक्स, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A। यहाँ की लेंथ कितनी है, 2L,
यहाँ का एरिया कितना मैंने मान लिया x, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर है, सेम है, इधर भी R है और इधर भी R है, दे रखा है सवाल में, ठीक है। तो R की वैल्यू इधर क्या है, रो L अपॉन A, है ना। मतलब अगर दोनों तरफ LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। सोच के देखो, अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। मतलब रो L अपॉन A जो है वो बराबर होगा रो इंटू 2L अपॉन एक्स के। सोच के देखो भाई, अगर दोनों तरफ LHS बराबर हैं तो RHS भी तो बराबर होंगे ना, ठीक है, एक्सीलेंट। रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, ठीक है, x इधर ले आओ, A उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2A, कितना हो जाएगा 2A, ठीक है। बहुत सिंपली मैंने बताया है ना, बहुत सिंपली बताया। दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर है तो दोनों के LHS बराबर है, RHS इक्वेट कर दो, ओके। आगे चलते हैं। When a 4 volt battery is connected across an unknown resistor, ठीक है, लिख लो जो लिख दिया हुआ है आपको। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 4 वोल्ट। देयर इज अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर इन द सर्किट। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज, ठीक है। तो हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर हमारा फॉर्मूला होता है। V हमारे पास में है, I हमारे पास में, R निकालना है, लेकिन I दिया हुआ है मिली एम्पियर में। मैंने आपको क्या बोला था, 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। बस 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 बस, तो 100 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिली एम्पियर, सॉरी माइनस 3 एम्पियर। अच्छा 2 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। 5 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। अच्छा जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई को आप क्या लिख दोगे, आपको ऐसा लिख सकते हो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। देखना अभी बहुत ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। पुट कर दो वैल्यूज, पुट कर दो वैल्यूज। वी कितना है 4, 4 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आर निकालना है ना अपने को, इंटू आर। अरे मेरे चोमू लोगों, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू आर। और जब पावर, अब जब बेस सेम होता है मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 1 इंटू आर, इंटू आर, इंटू आर, है कि नहीं, शानदार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम, 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 इंटू आर, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में पावर जाती है तो वो, मतलब अगर मान लो ऐसा लिखा है 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 5, ऊपर जाएगी तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगी, छोड़ो। तो 10 मतलब सबको पता नहीं है, 10 टू द पावर माइनस 2 लिखा है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, है ना। तो मैंने वही चीज़ की। अब 10 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू आर, आर हो गया 40 ओम। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ये तुमको मैंने कन्वर्जन इतना इसलिए बताया ताकि तुम्हें याद रहे, याद रहे तुमको, ओके। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन नेचर, ओके। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट, ठीक है, रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ठीक है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब वो कह रहा है, अब वो कह रहा है कि एक बल्ब है जिसकी रेटिंग क्या है 100 वॉट है और 220 वोल्ट है। अब आप क्या कर रहे हो, उसे 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हो। उस केस में कितनी, इसका इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, 220 वोल्ट और 100 वॉट, है ना। मतलब 220 वोल्ट पे ये 100 वॉट तक आपका पावर खींचेगा। अब अगर आपने वोल्टेज कम कर दिया तो कितनी पावर खींचेगा, ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। चाहे ये वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो, दोनों ही केस में बल्ब तो वही है तो उसका रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, है ना। बल्ब तो वही है, उसका रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक काम, यहां से रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। मुझे पता है P होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। P होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके। 100 हो जाएगा मेरे पास में, वी स्क्वायर कितना है 220 इंटू 220 अपॉन आर, आर इधर भेज दो, 220 इंटू 220 अपॉन 100,
इससे ये कटा, इससे ये कटा, 22 इंटू 22 कितना होता है करके देख लेना एग्जाम में, ज़्यादा दिमाग मत लगाना अपना। 4 4 4 4 तो 484। तो R कितना हो गया, R आ गया हमारे पास में 484। कितना आ गया R, 484 ओम आ गया। हम क्या कर रहे हैं, हम तो वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं, बल्ब तो वही है, बल्ब का रेजिस्टेंस वही है, ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब हमें यहाँ पर पावर निकालनी है ना, कितनी होगी पावर, x मान लो, है ना, और रेजिस्टेंस कितना है 484 है। बस लगा दो फॉर्मूला, तो P हो जाएगा v² अपॉन R। P निकालना है, कितना हो जाएगा v² मतलब 110 इंटू 110 अपॉन R कितना हो जाएगा 484। बस ये सॉल्व करने वाला पार्ट है, अब ये सॉल्व करने वाला पार्ट है, ठीक है। यहां से आपकी पावर निकल जाएगी। फिर से एक बार समझा रहा हूं, इसकी रेटिंग ये है, लेकिन आप इसे ऑपरेट इतने पे कर रहे हो 110 पे, तो अब कितनी पावर खींचेगा, अब कितनी पावर खींचेगा, अगर आपने वोल्टेज कम कर दिया तो कितनी पावर खींचेगा। तो देखो आंसर कितना निकल के आ रहा है भाई, 25 वॉट, है ना। इसकी रेटिंग क्या है, जब 220 पर ये चलेगा तो 100 वॉट खींच रहा है, 110 पे चला रहा है तो कितने वॉट खींचेगा। वो निकालने के लिए पहले मैंने उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, है ना, किसका, ये रेजिस्टेंस है। अब उधर फॉर्मूला में लगा दिया तो मेरे पास में पावर आ गई। ओके, एक्सीलेंट। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत पसंद है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। हाँ, इसके पहले आपको मैं बता दूं हीट के कुछ फॉर्मूलाज, हीट के कुछ फॉर्मूलाज देखो। P होता है VI, P होता है V² बाय R, P होता है अपना I² R। बस इसमें आप टाइम आगे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास हीट के फॉर्मूलाज आ जाएंगे। हीट होता है VIT, P होता है H होता है V² अपॉन R इंटू T, और H होता है I² R P, ठीक है। हीट के ये 3 फॉर्मूलाज हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, देन पैरेलल, है ना, देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले हमने क्या किया, 2 कंडक्टिंग वायर्स लिए जिसका मटेरियल सेम है और लेंथ इक्वल है, डायमीटर इक्वल है, मतलब एरिया वेरिया सब इक्वल है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, एंड देन कनेक्टेड इन सर्किट इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, ठीक है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। यहां पर बहुत सारे बच्चे इस बात पे मात खा जाते हैं कि भैया हीट का मैं फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करूं। अब देखो भाई, बड़ा सिंपल है। लेट अस से हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लिख देते हैं भाई, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, है ना, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, ठीक है। सीरीज में जब हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब ऑफ कोर्स हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर दिया हुआ है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अच्छा, एक और चीज मान लेते हैं, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट Req in series is equal to Rs and let Req in parallel is Rp, ठीक है। Req in series is Rs and Req in parallel is Rp, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। वो कह रहा है कि एक तो अपने पहले क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों में अलग अलग आएगा ना, सेम तो आएगा नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा हीट प्रोड्यूस इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल इज इक्वल टू V² अपॉन Rs इंटू टी, ये हो गया अपना सीरीज का, ये हो गया अपना सीरीज का, ठीक है, अपॉन V² अपॉन Rp इंटू टी। सोच के देखो, ऑब्वियस सी बात है ना, सोच के देखो कि हीट प्रोड्यूस इन सीरीज क्या हो जाएगा, V² बाय R इंटू टी, V² बाय R कितना, R सीरीज वाला इंटू टी, और पैरेलल में कितना हो जाएगा, V² अपॉन Rp इंटू टी, ठीक है। अब यार ये T से T कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, Rp ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा Rp अपॉन Rs, है ना, क्या हो जाएगा, Rp अपॉन Rs हो जाएगा, ठीक है, Rp अपॉन Rs हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब बड़ा इंटरेस्टिंग का मामला ऐसे स्टार्ट होता है कि पैरेलल अपॉन सीरीज तो आ गया, है ना, पैरेलल अपॉन सीरीज तो आ गया, लेकिन अब इसके बाद में ये रेशियो इसमें कैसे आएगा। यहां पर आपको ये चीज काम आएगी, क्या चीज काम आएगी, ये
आपको यहाँ पर ये चीज काम है। यहीं पर बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ तक तो फिर भी चलो बहुत सारों को आ जाता है। वो बोल रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर है, उसका मटेरियल सेम है, लेंथ भी इक्वल है, डायमीटर भी इक्वल है। मतलब ये मान लो एक वायर नंबर 1 है और एक वायर नंबर 2 है, वायर 1 है और एक वायर 2 है, दोनों का लेंथ सेम, एरिया सेम, मटेरियल सेम। मतलब इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका भी R हो जाएगा, इसका अगर R है तो इसका भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, दो ही वायर है। अच्छा, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस R यानी कि 2R, और पैरेलल में क्या होगा 1/R प्लस 1/R यानी कि कितना हो जाएगा ये अपना 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 R/2, R/2 है ना। 1/R प्लस 1/R कितना हो जाएगा 2/R, तो R कितना हो जाएगा R/2, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो सीरीज, फिर से एक बार समझाता हूँ, दोनों ही जो आपकी वायर्स हैं या जो रेजिस्टर्स हैं, लेंथ सेम, एरिया सेम, मटेरियल सेम, मतलब रेजिस्टेंस सेम, है ना। तो सीरीज में दोनों को ऐड किया, आंसर 2R आया, पैरेलल में ऐड किया, आंसर R/2 आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2 अपॉन में 2R। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा R/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2R। R से R कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/4। कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, तो 1:4 आंसर आना चाहिए भैया। चक्का रोटी बन के नहीं बन के, ठीक है, क्लियर बात। तो पहले हीट का हमने रेशियो लिया, हीट के रेशियो में हमने बेसिकली किया क्या, हीट का जो हमने रेशियो लिया उसमें हमने फॉर्मूला लगाया V²/R/T इंटू टी, V²/R इंटू टी, है ना। R S लिया ऊपर, R P लिया नीचे, बिकॉज हमको सीरीज अपॉन पैरेलल निकालना था। सीरीज और पैरेलल का हमने वो कैसे निकाला रेशियो, वो हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, I²R करता है, VI करता है, V²R भी करता है, ये नहीं करता, तो आंसर इज बी। एक्सीलेंट, है ना। अब ये सवाल है, कितनी बार ये सवाल आ चुका है, ये सवाल तुम होमवर्क में करोगे यार, 1000 बार ये सवाल मैं करवा भी चुका हूँ और 1000 बार सवाल तुमने देखा भी होगा, ये होमवर्क में करो। कुछ नहीं है, एक वायर है ना, जिसके 5 टुकड़े किए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना था, R था, तो हर पीस का कितना हो जाएगा R/5, 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 R/5 और R/5। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में हमने क्या किया, इन पीसेस को पैरेलल में लगाया, मतलब कि ये R/5 1 2 3 4 5, है ना। इन पीसेस को हमने तोड़ तोड़ के पैरेलल में लगाया, तो R/5 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 और R/5, है ना। आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब रेशियो निकालना है, सॉरी रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, इस पूरे का R था, इस पूरे का निकालो, कैसे निकालोगे, 1/REQ इज इक्वल्स टू 1/R/5। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली R/5 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली R/5 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि R/5 उस रजिस्टर की वैल्यू है ना, और 1/R में आप R की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, R की जगह पे करोगे तो R/5, ऐसे ही 1/R/5 करोगे, ऐसे ही 1/R/5 करोगे। यहाँ तक तो बता दिया मैंने तुमको, यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया, अब और क्या चाहिए जीवन में, R/5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गए अपने 5। ओके, इसको सॉल्व करना, जो भी REQ आएगा आपको क्या निकालना है, R/R', तो R अपॉन इसका जो भी आएगा इक्विवेलेंट उसको यहाँ पर रख देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क के आधा तो करा दिया मैंने। अब देखो ये सवाल पे आते हैं, ये भी बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी सवाल क्यों है, देखना ध्यान से। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service main for 2 hours. ठीक है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। अब बच्चे बहुत सारे क्या सोचते हैं, H इज इक्वल टू I²RT, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। पहली बार में मैं भी ये सोचता, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, रेट एट विच हीट इज डिसिपिएटेड, रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपिएटेड। क्या निकालना है, पावर निकालना है ना। उसने आपको डायरेक्टली नहीं बोला, उसने आपको इनडायरेक्टली बोला कि कैलकुलेट द रेट। भाई पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी कौन सी, यहाँ पर हीट एनर्जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हीट एनर्जी की बात हो रही है, तो ऐसा लिख सकते हो आप, पावर इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। एनर्जी अपॉन टाइम या हीट एनर्जी अपॉन टाइम, बात एक ही है ना। पावर क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी कितनी होगी, I²RT अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, पी कितना हो जाएगा, I²R, है ना। पी ही निकालना है आपको, एट दी एंड क्या निकालना है, पी ही निकालना है। I² कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू R, यानी कि
जो भी आप इसके सॉल्व करोगे आप 15 इंटू 15 इंटू 8, ओके, जो भी वैल्यू है इसकी कितनी आ रही है 1800, ठीक है, कितनी आ रही है 1800 आ रही है, कितनी आ रही है 1800। अब देखो एक बहुत शानदार सवाल तुमको कराता हूँ, ये सवाल से बहुत दिमाग खुल जाता है बच्चों का। आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, बोला गया है कि एक IV ग्राफ है, क्या है, एक IV ग्राफ है। इस IV ग्राफ के अंदर आपके पास में 3 अलग अलग नाइक्रोम वायर्स के रेजिस्टेंसेस हैं, R3, R2 एंड R1। आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा होगा। देखो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, सिंपल है, VI ग्राफ हो चाहे IV ग्राफ हो, स्लोप से रेजिस्टेंस का पता चलता है, लेकिन IV ग्राफ जो होता है ना, उसका स्लोप बताता है 1/r, और VI ग्राफ जो होता है उसका स्लोप बताता है r। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये बात ध्यान रखना। तो एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, IV ग्राफ में स्लोप जितना कम है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है, स्लोप जितना कम है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है, ठीक है। वही VI ग्राफ में क्या होगा, स्लोप जितना ज्यादा है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, स्लोप जितना ज्यादा है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो जो VI ग्राफ है, VI ग्राफ के अंदर स्लोप जितना ज्यादा है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। उसका कारण देखो, है ना, उसका कारण देखो, एक मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ठीक है, बहुत सिंपल सा कारण है, ये है V और ये है I, है ना, ये देखो, मान लो एक मैंने V की वैल्यू पकड़ ली, लेट से 4 वोल्ट, है ना, ये R3 है मान लो, ये R1 है मान लो, और ये R2 है। अब देखो 4 वोल्ट पे R3 कितना दे रहा है, लेट से कि 2 एम्पियर दे रहा है, यही 4 वोल्ट पे R1 कितना दे रहा है, लेट से कि 3 एम्पियर दे रहा है, और यही 4 वोल्ट पे R1 कितना दे रहा है, लेट से कि 5 एम्पियर दे रहा है, ठीक है, 5 एम्पियर दे रहा है। आप देखो R3 दे रहा है 2 एम्पियर, R1 दे रहा है 3 एम्पियर, R2 दे रहा है 5 एम्पियर। जो ज्यादा करंट दे रहा है उसका रेजिस्टेंस कम है, तो R2 सबसे ज्यादा करंट दे रहा है, मतलब R2 सबसे कम है, R1 उससे कम करंट दे रहा है, मतलब R1 ज्यादा है, और R3 सबसे कम करंट दे रहा है, मतलब R3 सबसे ज्यादा है। समझ आई बात? तो जो जितना कम करंट देगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यहां पर उल्टा है, देखो यहां पर आप V की कोई वैल्यू पकड़ो, ये वैल्यू पकड़ो, ठीक है, तो इस पर देखो R1 दे रहा है लेट से 2 एम्पियर करंट, R2 दे रहा है लेट से 3 एम्पियर करंट, और R3 दे रहा है लेट से कि 6 एम्पियर करंट, मतलब R3 सबसे ज्यादा करंट दे रहा है स्लोप ज्यादा होने के बाद में, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहां पर R1 सबसे कम करंट दे रहा है, मतलब R1 सबसे बड़ा है, सॉरी R2 है, नहीं है, R2 है, R2 सबसे बड़ा है, उससे कम R1 और उससे कम R3। आगे चलेंगे, 2 सवाल इंपॉर्टेंट बच्चे हमारे, अब वो सवाल आपको मैं कराता हूं। ये देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 0.01 सेंटीमीटर, है ना, ऑफ अ 0.01 सेंटीमीटर वायर इज कितना 10 ओम। तो R कितना है, R है 10 ओम, ठीक है। रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, रेजिस्टिविटी दे रखी है 50 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें क्या निकालना है, और हमें क्या दे रखा है, 0.01 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, R 0.01 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना इन सवालों में हमेशा आपको चीजों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ आपको कन्वर्जन में समझा देता हूं। देखो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 10⁻⁻2 मीटर, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 0.01 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू 10⁻⁻2। अच्छा, 0.01 को भी आप क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। तो अब 0.01 सेंटीमीटर को 10⁻⁻4 मीटर लिख सकते हो। एक बार रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगी बात, ठीक है, बहुत सही। तो फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। R दे रखा है 10, रो कितना है 50 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L निकालना है, अपॉन एरिया निकालना है। भैया क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ध्यान रखना आपको वायर का एरिया निकालना है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर कितना है 10⁻⁻4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल अपॉन पाई इंटू 10⁻⁸, है ना। इससे ये कैंसिल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना, वैल्यूज निकाल लेना, एल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मेन कन्वर्जन ये सिखाना है तुमको, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। अभी एक मिलीमीटर वाला सवाल भी कराता हूं। ये देखो, ये तो मैंने क्या है कि पहले से तुम्हारे लिए आंसर लिख रखा था, पर ठीक है मैं पूरा बताऊंगा तुमको करके।
ठीक है, पूरा बताऊंगा करके। ये देखो, ये बोल रहा है डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर्स डिपेंड किस पे करता है वो सब आपको पता है ना। नेम द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, सब आपको पता है ना। अब देखो वो कह रहा है कि कैलकुलेट रेजिस्टेंस फॉर 50 सेंटीमीटर लेंथ वायर। तो लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, हर चीज मीटर में होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर, ओ हो है ना। और रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब देखो, अब एक चीज आपको सिखाता हूं मैं, ध्यान से समझना। एक मैं बोल सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर होता है, कैसे समझाऊं तुमको मैं, देखो मान लो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर, हाँ ना, 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻2 इंटू 2 यानी कि 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर की बात करते हैं, मिलीमीटर की बात करते हैं, ठीक है। 1 मिलीमीटर कितना होता है 0.001 मीटर, 1 मिलीमीटर होता है 0.001 मीटर, मतलब कि 1 मिलीमीटर कितना होता है 10⁻⁻3 मीटर होता है, कितना होता है 10⁻⁻3 मीटर होता है। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, अमेजिंग। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻3 मीटर का स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, खत्म बात। अब आप फॉर्मूला लगाओगे, अब आप क्या करोगे फॉर्मूला लगाओगे, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए लगाओगे। तो R कितना दे रखा है, R निकालना, क्या निकालना है R निकालना है, ठीक है। तो R हो जाएगा, रो कितना है भाई, रो कितना है, रो है 5 इंटू 10⁻⁸ इंटू L कितना है, L कितना है 0.5 है ना, अपॉन A कितना हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, A है 0.01। अच्छा एक सेकंड ध्यान से समझो, A 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.01 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, है ना। यानी कि ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, 0.01 को मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूं इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ये समझाने के लिए तुमको लेंदी किया है मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया में 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, है ना। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 5 इंटू 0.5, तो R कितना आ जाएगा 2.5 ओम। क्लियर है बात। एक बार इसको प्लीज रिवाइंड करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक सवाल से तुम्हारे 50-60% सवाल इसके सॉल्व हो जाएंगे। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट समझाया तुमको, बस कन्वर्जन ध्यान रखना, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है जी। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टाटा बाय 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 बाय।